हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग अपना 7th कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास को ज़रूर देखें और देखने के बाद PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा इसमें, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 43वें संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है 44वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा 42वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, और जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था यह वर्ष 1976 में किया गया था, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। इसमें यह पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन नंबर सी है सशक्त विपक्ष पर, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी मतलब कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, मतलब जो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए है 2 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर हमारा सी है 4 जुलाई 1946, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1957। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा 9 दिसंबर 1946। मतलब कि अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर 1946। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम से सही हो जाएगा, और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा चौथा है। इसमें हमारा यह पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी KM मुंशी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वह था 11 दिसंबर वर्ष 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है। इसमें पूछा गया है कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मतलब कि जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको हम कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं, लेकिन जो हमारे नीति निर्देशक ये जो तत्व हैं ये हमारे वाद योग्य नहीं है, तो इनको हम लोग कोर्ट जाके लागू नहीं करा सकते हैं। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को,
ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर सी हमारा 26 जनवरी 1949 या फिर मतलब 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, मतलब कि अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा ने संविधान को लागू किया था। तो दोस्तों हमें लागू करने की तिथि और पारित करने की तिथि दोनों पता चल गई। यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे, वह कौन सी है? इसमें हमारा जो है वह ऑप्शन नंबर ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेषण रेट, ऑप्शन नंबर सी है परमादेश रेट या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परमादेश रेट, मतलब कि जो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी है एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अब प्रश्न नंबर 8 है। इसमें यह पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समता का अधिकार या फिर ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि हमारा आर्टिकल 32 मतलब कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और इसके माध्यम से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह 5 तरह की रिट जारी करता है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। इसमें पूछा गया है कि संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 3 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 6 से 14 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 से 10 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम से सही हो जाएगा। और यह जो प्रावधान किया गया यह 86वां मतलब कि 86 अमेंडमेंट जो कि हमारा वर्ष 2002 में किया गया था। और ये जो 86वां संविधान संशोधन हमारा 6 से 14 वर्ष है, यह मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 के ए में है और साथ ही साथ में हमारा जो मौलिक कर्तव्य उसमें 11वां जोड़ा गया था। दोस्तों ये दोनों फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 42। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हमारा हो जाएगा वह अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत कहा गया है, जिसमें कि छुआछूत का वर्णन या फिर छुआछूत को निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 11 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी अखंडता, ऑप्शन नंबर सी पंथ निरपेक्षता या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी, क्योंकि जो यह ऊपर संविधान संशोधन मतलब कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। इसके माध्यम से समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता ये सभी जोड़े गए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 95वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 85वां संविधान संशोधन हमारा या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 86वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी 91वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल से सही उत्तर होगा। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये वर्ष 2002 में किया गया था। इसके माध्यम से अनुच्छेद 21 का ए और जो मौलिक कर्तव्य 11 यह जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा, मतलब कि राज्य जो है उक्त नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47, फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुच्छेद 48। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा अनुच्छेद 45, मतलब कि जो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है यह एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 14 है। भारत एक है, ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर हमारा बी है राज्यों का संघ, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रांतों का संघ, ऑप्शन नंबर डी एक राज्य इकाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। और इसको हम जो राज्यों का संघ है ये भाग 1 में बताया गया है हमारा। और अगला प्रश्न अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है। किस अनुच्छेद में शिक्षा व सेना क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर भारतीय संविधान में ब्रिटिश शासनकालीन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी राज्य अपनी उपाधि देगा वह केवल हमारी जो वीरता की उपाधि और जो विधा की उपाधि है इन दोनों को छोड़ के राज्य कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। अगर किसी अन्य नागरिक को उपाधि कहीं और से मतलब कि विदेश से प्राप्त करनी है तो हमारी प्रेसिडेंट की अनुमति उसमें अनिवार्य है, ऐसे वह उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है। और इसमें अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 16 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपातकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा मूल अधिकार को, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है एकदम से सही होगा। और ये ऑप्शन जो मूल अधिकार है इसको भाग 3 में बताया गया है, और ये भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 17 है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, और भाग 1 में राज्यों का संघ बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता बताई गई है, और जो हमारा भाग 4 है इसमें नीति निर्देशक तत्व मतलब कि DPSP का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 18 है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में से सत्य युग में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, सही है। ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, बिल्कुल सही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी युग में सत्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही है कि जो उक्त सभी युग में वह एकदम से सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 19 है। भारतीय संप्रभुता का निवास है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल से सही उत्तर होगा वह हमारा जनता में संप्रभुता का पूरा मतलब कि भारतीय संप्रभुता का निवास है, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है एकदम से सही होगा। राष्ट्रपति का वर्णन हमारा अनुच्छेद 52 में किया गया है, प्रधानमंत्री का वर्णन हमारा अनुच्छेद 75 में किया गया है, और जो संसद है इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन अपना
क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सदन की मर्यादा बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी, इंटरपिलेशन। ऑप्शन नंबर सी है सदन की गतिविधियों का नियंत्रण, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मंच समर्पण करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा मंच समर्पण करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल से सही उत्तर होगा। जैसे कि लोकसभा में कोई कार्रवाई चल रही है और कोई एक ही लोग बार बार बोलता जा रहा है और स्पीकर जो कि लोकसभा का अध्यक्ष है वह एक लोग को रोक के दूसरे को बोलने का मतलब मौका देता है, तो उसी को मंच समर्पण करना कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों में से किसमें कोई परिचित जनजाति समुदाय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह चंडीगढ़ राज्य में कोई भी मतलब कि जो जनजाति है सूचित वह नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 22वां है। इसमें पूछा गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान के प्रावधानों पर। ऑप्शन नंबर बी, संसदीय व्यवहार तथा प्रक्रिया नियमों पर। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन की परंपरा जो भारत में अपनाई गई है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से जो सही उत्तर होगा वह है कि संविधान के प्रावधानों पर, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम से सही होगा। और जो ये जो प्रक्रिया बताई गई है कि 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यह हमारा आर्टिकल 85 में बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 23 है, निम्न शक्तियों में से कौन सी शक्ति लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी है धन विधेयक को पारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है। ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने तथा उसकी अवधि से पूर्व उसे पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद की किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक संस्थानन समिति। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरिक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से जो सही उत्तर होगा वह है हमारा प्राक्कलन समिति। इसमें एक भी जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसमें जो 30 के 30 सदस्य होते हैं वह लोकसभा के द्वारा ही नामित किए जाते हैं और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसके अध्यक्ष का निर्णय करता है। अगला है प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा राष्ट्रीय संकट के दौरान स्थापित किया गया है। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी है, 1981 में सभी राजनीतिक दलों की बैठक में एक मत ये स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा कि संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, संसद। ऑप्शन नंबर सी, केवल उच्चतम न्यायालय। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा कि उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर यह डी है एकदम से सही हो जाएगा। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है यह हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, उनको लागू कराने में सक्षम है। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल
जो कि कांग्रेस और गैर कांग्रेस ने अनेक बार किए हैं। तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा अनुच्छेद 356, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर जो यह डी है एकदम से सही हो जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इसमें हमारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है, अनुच्छेद 360 में जम्मू और जो कश्मीर राज्य है इसका विशेष वर्णन किया गया, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और इसी जो अनुच्छेद 356 है इसी का आलोचना अभी तक सर्वाधिक बार की गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है एकदम से सही हो जाएगा। और हमारा जो ये मूल अधिकार है यह भाग 1 में, मतलब कि भाग 3 में बताया गया है। प्रस्तावना इसमें एक बार संशोधन किया गया है, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भाग 4 में 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और जो नागरिकता है यह हमारा 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अगले हम प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 44वें संविधान संशोधन का एक उपबंध यह भी है कि एक मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। वह मूल अधिकार है ऑप्शन नंबर ए आबाद विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवसर की समानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और जो 21 हैं यह निलंबित नहीं किए जाते हैं, और इनके विरुद्ध अगर इनका हनन हो रहा है तो इनके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों को की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर पायली, ऑप्शन नंबर बी के.डी. राव, ऑप्शन नंबर सी डेविड एच बेली, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन ई पामर। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह है नॉर्मन डी पामर, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है एकदम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 31 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहकर पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही होगा। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इनको भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, और प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 सदस्य थे। और ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे। और जो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 32 है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल की गई है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी सिंधी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ था उसके द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। मतलब कि जो हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, इसके माध्यम से सिंधी भाषा को भारत की 22 भाषाओं में से शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा इसमें 33 है। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
गोलकनाथ बनाम सरकार के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 24वां या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर यह ए है एकदम से सही होगा गोलकनाथ बनाम राज्य केस में। और जो 42वां संविधान संशोधन यह वर्ष 1976 में किया गया था। और जो हमारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है वह हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 ही है, जिसके माध्यम से समाजवाद और हम लोग धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद एकता और अखंडता जो शब्द थे 3 शब्द उनको जोड़ा गया और प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 34 है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल से हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है 10वीं अनुसूची। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। अब हम बाकी अनुसूचियों को भी हम देख लेते हैं। इसमें 7वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि जो हमारा तीनों अनुसूची मतलब कि राज्य की अनुसूची और संघ की हमारी अनुसूची और समवर्ती जो अनुसूची है, यह तीनों सूचियां जो हैं वह 7वीं अनुसूची में बताया गया है। अगला है हमारी जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में हमारा जो भूमि सुधार है उसको बताया गया है। और जो ये 9वीं अनुसूची है यह वर्ष 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल का बताया गया है और जो कि 52वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1985 में। उसके माध्यम से दल बदल को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 35 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 22 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर सी 22 मई 1947 या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा 22 जुलाई 1947 को हमारा मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर है 36 है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या स्थिर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है या छीन सकती है, ऑप्शन नंबर बी संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को ही मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार में परिवर्तन केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम से सही हो जाएगा कि संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हमारा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी मतलब बी 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 91वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी 88वां संविधान संशोधन। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह 86वां संविधान संशोधन, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और यह संशोधन हमने 2002 में किया था। और एक बार से फिर बता रहे हैं कि इसके माध्यम से 21 का ए मौलिक कर्तव्य जिसको हम शिक्षा का अधिकार भी बोलते हैं और मौलिक अधिकार 21 का ए और 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न में आप चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39 है। भारतीय संविधान के 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंगीकृत मौलिक कर्तव्य ऑप्शन नंबर ए न्यायानुरूप क्रियान्वित कराए जा सकते हैं,
हमारा ऑप्शन नंबर बी है, न्याय स्वरूप कार्यान्वित नहीं कराए जा सकते। ऑप्शन नंबर सी, उल्लंघन की स्थिति में दंडनीय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इसमें न्याय स्वरूप कार्यान्वित नहीं कराए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए 51 के का, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह हमारा अनुच्छेद 51 का, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमारा मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे, उनकी सिफारिश पर किया गया था। और जो हमने ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे मौलिक कर्तव्य के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए 9, अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, मतलब कि जो अनुच्छेद मतलब कि संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो जब संविधान लागू हुआ था तब 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद 4 अनुसूची और जुड़ी है जिसके माध्यम से कुल मिला के 12 अनुसूची हो गई थी। तो इसमें जो 4 अनुसूचियाँ जुड़ी हैं वो आपको पहले बता दिया जाए। जो इसमें 9वीं अनुसूची जुड़ी थी वो हमारी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जुड़ी थी, जो कि हमारे दल बदल से भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है, जो कि 52वां जो हमारा संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके बाद है हमारी 11वीं अनुसूची, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, ग्राम पालिका से। इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 में यह जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको 74वां संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो दोस्तों बाकी बची जो 4 अनुसूचियाँ आपको बता दी गई हैं, तो शुरू में 8 थी और फिर उसके बाद 4 और जुड़ी, तो कुल मिला के 12 अनुसूची वर्तमान में हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रश्न नंबर 42 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 348। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है अनुच्छेद 315, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। इसी में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो हमारा 312 है इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 324 जो है इसमें चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 43 है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए 395, हमारा ऑप्शन नंबर बी है 400, ऑप्शन नंबर सी 410, या फिर ऑप्शन नंबर डी 319। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मतलब जो हम कह सकते हैं 22 भाग थे मूल संविधान में, 8 अनुसूचियाँ थीं और हमारा 395 अनुच्छेद थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में हमारे 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद 465 प्लस हमारे अनुच्छेद का वर्णन किया गया। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर है 395 अनुच्छेद जब संविधान लागू हुआ था तब थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा संसदीय प्रणाली, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। हमने ये ब्रिटेन से ली है और संघीय प्रणाली हमने कनाडा के संविधान से लिया है। मूल अधिकार हमने यूएसए से लिया है और जो सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय संविधान
का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर हमारा बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है अनुच्छेद 19 और इसमें हमारा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर और सही देखें तो 19 के जो हमारा पहला है उसके का में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 46वें संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी 50वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है 42वें संविधान संशोधन, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं और जो ये 42वें संविधान संशोधन है यह वर्ष 1976 में किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी बहुदेववाद, ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों की को अस्वीकृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही हो जाएगा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता बताई गई है। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 25वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी 24वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। इसके माध्यम से हमने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और हमारा एकता व अखंडता जो हमने शब्द जोड़े हैं, ये 3 शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ही था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना या फिर ऑप्शन नंबर डी वेवेल योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, मतलब कि हमारा जो यह ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। और जो ये कैबिनेट मिशन है योजना है ये हमारा 24 मार्च वर्ष 1946 में भारत आया था, जिसके माध्यम से हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। और दोस्तों आज की वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा राष्ट्रपति, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है, संसद इसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 79 में है और हमारा प्रधानमंत्री इसका वर्णन अनुच्छेद 75 और जो राष्ट्रपति है इसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम लोग आज डिस्कस किए अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दिया गया है उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद बिना स्किप किए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसके बाद आपको वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। तो दोस्तों PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।